हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कंपोजिट फ़िश कल्चर। जैसे मैंने कल की प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि फ़िश कल्चर से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है वो देखने हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंपोजिट फ़िश कल्चर कैसे किया जाता है। अब आपके कोर्स में जो है फ़िश कल्चर में तीन चार चीज़ें देंगे, जैसे पॉली कल्चर हो गया, मोनो कल्चर हो गया और कंपोजिट फ़िश कल्चर हो गया। पॉली कल्चर और कंपोजिट फ़िश कल्चर एक ही जैसा होता है लगभग, तो हम इसको एक ही बार में कवर कर लेंगे, इसी में कवर कर लेंगे, इसी स्लाइड में। एंड पॉली कल्चर वो मैं आपको इस स्लाइड के लास्ट में बताऊंगी कि आपको उसमें किस तरह से आपको उसे अपने नोट्स बनाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो कंपोजिट फ़िश कल्चर क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। Composite fish culture is a practice of fish farming in which more than two species of fish are cultured in a single pond. ठीक है, एक ही सिंगल पॉन्ड होगा और उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीसीज डालेंगे फिशेस की। अब देखिए, जब मोनो कल्चर किया जाता है तो उसमें उस मोनो कल्चर के दौरान क्या किया जाता है कि एक पॉन्ड में खाली फिश की एक ही स्पीसीज डाली जाती है। और इनिशियली पहले टाइम पे यही किया जाता था जब ज़्यादातर साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती थी। तो इससे क्या परेशानी हुई लोगों को कि उनका जो मेहनत थी वो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन आउटकम बहुत कम था, क्योंकि पूरा पॉन्ड जो है, पूरे पॉन्ड का जो इकोलॉजिकल जोन है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा था। क्योंकि एक ही फिश होगी, यानी कि एक ही स्पीसीज होगी, तो उसका जो वो फूडिंग जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं वो भी एक ही तरह की होंगी। तो इस वजह से क्या होगा कि बाकी जो, जैसे मान लो कोई फ़िश है जो खाली जू प्लैंक्टन्स खाना प्रेफर करती है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं खाती, वो कोई प्लांट्स नहीं खाती, फ्लोटिंग प्लांट्स नहीं खाती। तो क्या होता है, ऐसे में क्या रहता है कि वो फिश जो है उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, अपनी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन की वजह से उसका यील्ड कम होता है बाद में, लास्ट में हमें। और क्या रहता है कि जो पूरा पॉन्ड जो है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो इस वजह से जो है कंपोजिट फिश कल्चर फिर एग्जिस्टेंस में आया। अब कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, एक ही सिंगल पॉन्ड होगा, वही नॉर्मल जैसे पॉन्ड रहते हैं वही होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, फिशेस की अलग अलग स्पीसीज डाल दी जाती है। लेकिन ध्यान में ये रखा जाता है कि फ़िश की स्पीसीज ऐसी हों कि वो बिल्कुल भी compete ना करें आपस में, खाने के मामले में, अपनी फूडिंग हैबिटेट्स के मामले में वो compete ना करें। यानी कि कुछ स्पीसीज ऐसी डाल डाल दी जाती हैं जो सरफेस फीडर होती है, कुछ डाल दी जाती है जो कॉलम फीडर होती है। कॉलम फीडर का मतलब होता है ऐसी फिशेज जो कि पॉन्ड के मिड पोर्शन में जाकर के खाना ढूंढना अपना प्रेफर करती हैं। और थर्ड स्टेप की स्पीसीज डाल दी जाती है जो बॉटम में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। इस तरह की स्पीसीज एक साथ डाल दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो अलग अलग तरह की फिशेज हमें मिल पाएंगी फार्मिंग के टाइम पे, और दूसरा कि पूरे पॉन्ड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। पूरे पॉन्ड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह हैं, सबका यूज़ हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका पूरा हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स, मैंने आपको बता दिया। तो द डिफरेंट स्पीसीज हैव लिटिल कंपटीशन। क्यों डाली जाती है अलग अलग टाइप की स्पीसीज, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन कम होता है। एंड मैक्सिमम इकोलॉजिकल जोन ऑफ द पॉन्ड इज यूटिलाइज्ड, इंश्योरिंग द गुड आउटकम फ्रॉम द फार्मिंग। ठीक, तो ये तीन पॉइंट्स हैं कि कंपोजिट फिश अगर आता है आपके एग्जाम में कंपोजिट फिश कल्चर, तो आप इसी तरह से इसका जो इंट्रोडक्शन है इसी तरह से दोगे कि कंपोजिट फिश फार्मिंग मोनो फिश फार्मिंग से किस वे में ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेटर है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब क्या है कि हम लोग तीन तरह के या तीन या चार तरह की हम अलग अलग टाइप की स्पीसीज डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है इंडिया में कंपोजिट फ़िश फार्मिंग के लिए, वो ये वाली फ़िशेज़ हैं। एक तो है कटला कटला। ठीक है, कटला कटला इसको ध्यान रखना, ये क्या करती है, ये होती है सरफेस फीडर। ये हम अभी मैं बताऊँ इसकी क्या ज़रूरत है कि हमें सरफेस फीडर कौन सी है, कॉलम फीडर कौन सी है, ये याद रखने की क्यों ज़रूरत है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्जॉटिक फिशेस से, तब हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो कटला कटला जो है ये सरफेस फीडर है, ये बेसिकली जू प्लैंक्टन्स को खाती है। ये क्या खाती है, जू प्लैंक्टन्स को खाती है। दूसरा है, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसे देख लीजिएगा आप। फिर दूसरी है लेबियो रोहिता।
लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता में क्या होता है, ये कॉलम फीडर होती है और ये डीकिंग प्लांट्स पे फीड करती है। कॉलम फीडर यानी कि अगर ये पॉन्ड है आपका, यहाँ पर ये सरफेस फीडर होगी जो सबसे ऊपर की तरफ फीड कर रही है, सबसे सरफेस पे। बीच में जो फीड कर रही है वो है कॉलम फीडर, जो लास्ट में बॉटम में फीड कर रही है वो बॉटम फीडर है। तो लेबियो रोहिता एक बहुत फेमस फिश होती है, सबको नाम पता होगा इसका। तो कॉलम फीडर होती है ये, और ये डिगिंग प्लांट्स पे फीड करती है। बेसिकली डिगिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, जो सरफेस में घूमते रहते हैं प्लांट्स। तो जब वो मरते हैं तो वो क्या होता है, वो बॉटम की तरह फिर नीचे की, तो क्योंकि उनका रूट तो होता नहीं अटैच, तो वो क्या होता है जैसे डेड हो जाते हैं तो उनका फ्लो करना बंद हो जाता है। फ्लो करना बंद हो जाता है तो वो नीचे की तरफ शिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो जब ये इस कॉलम वाले हिस्से पे पहुंचे होते हैं कि बीच बीच वाले हिस्से पे पहुंचे होते हैं, तो यहाँ पर कोई ये डीकेइंग यानी कि मरने, जो प्लांट मरने के बाद जो सड़ गल रहे होते हैं उनको खाने की कोशिश करती है लेबियो रोहिता। और कहाँ पर को, कॉलम बीच बीच में, कॉलम पे, यानी कि ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। फिर है सिचनस मृगला। ये क्या होती है, ये बॉटम फीडर होती है और ये भी डिगिंग प्लांट्स को खाती है। अब जो ये डिगिंग प्लांट्स जो यहाँ से बच जाते हैं, हमेशा हर प्लांट तो जो मर रहा होता है वो बीच में आकर के तो रुकेगा नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं लेबियो रोहिता खा लेगी बीच में, मतलब कॉलम पे ही। तो क्या होंगे, कुछ प्लांट्स जो है नीचे आ जाते हैं, बॉटम पे गिर जाते हैं, फिर ऊपर से होते हुए बॉटम की तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे डिब्रीज में इकट्ठा हो जाता है। तो और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बॉटम में ही ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो भी जब मरते हैं, तो जब वो डीके हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे सिचनस मिगला जो है इसको खाती है। और लेबियो कल्बासु जो है ये भी बॉटम फीडर है, लेकिन ये सिचनस मृगला के साथ compete नहीं करती। ठीक है, ये डिकेइंग प्लांट्स, मतलब इसका और इसका जो है खाने का फीडिंग जो हैबिटेट है, फीडिंग जो प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये चार जो है स्पीसीज के नाम आप याद रख लेना। अब आया आपका, ओके। अब ये हैं देखिए एक्जोटिक कार्प्स, जो हमें ऐसी फिशेस जिनको हम, जो इंडियन नहीं होती हैं, जो एक्जोटिक जो बाहर की होती हैं, इंडियन इंडियन टेरिटरी से बाहर की होती हैं, लेकिन हम उनको, वो होती कार्प हैं और उनको हम कंपोजिट फिश फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखिए कुछ ऐसा होता है कि जब हम कंपोजिट फिश फार्मिंग करते हैं तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो सिर्फ इंडियन फिशेस को ही पालें। और लेकिन जब लोग इंडियन फिशेस को पाल रहे होते हैं, कंपोजिट फिश फार्मिंग कर चुके होते हैं उसके बाद, तो कुछ थोड़ा बहुत उनको जो है एक्सपीरियंस आ जाता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक्जॉटिक फिशेस को भी उसमें डालने की, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक्जॉटिक फिशेस को डाला जाता है तो जो यील्ड होती है फिश फार्मिंग के बाद जो यील्ड आती है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोनोकल्चर से तो काफ़ी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, लेकिन जो एक खाली इंडियन कार्प्स को डालने के बाद जो फिश फार्मिंग जो आउटकम आता है उससे काफ़ी ज़्यादा इससे आता है, 2 या 3 गुना ज़्यादा आता है। ये एक्सपीरियंसेस कहते हैं हमारे। तो इनमें कौन कौन से फिशेज़ हैं जिनको डाला जाना चाहिए। देखो हर एक फ़िश नहीं डाली जाती, उसका फूडिंग हैबिटेट, उसका नेचर, ये बहुत ज़रूरी है पता करना, वरना बीच में कंपटीशन हो जाता है फ़िशेज़ के। तो इसमें 3 स्पीसीज़ या 3 हम कहेंगे कि फ़िशेज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है सिल्वर कार्प। ठीक है, सिल्वर कार्प क्या होती है, ये सरफेस फीडर है। जैसे पिछली वाली स्लाइड में देखो हमने क्या देखा था, यहाँ पे कटला कटला थी सरफेस फीडर, लेकिन इसका जो फूडिंग हैबिटेट है या फूडिंग प्रेफरेंस है वो क्या है, जू प्लैंकटन। लेकिन इसमें देखो सिल्वर कार्प है, ये सरफेस फीडर है, लेकिन इसका जो ये खाना पसंद करती है वो है फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑब्वियसली सिल्वर कार्प में और कटला कटला में बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा, दोनों सरफेस पे रहना ही पसंद करेंगी, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ को खाएंगी, तो इनमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होगा और वो ग्रोथ अच्छा करेंगी। ग्रास कार्प है, ये फीड्स ऑन मैक्रो वेजिटेशन। देखो ग्रास कार्प क्या होती है ना, वो कहीं पर भी जा सकती है। इसको इसको खाने से क्या मतलब है, इसको ये मैक्रो वेजिटेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। अब मैक्रो वेजिटेशन का मतलब क्या है, ऐसी वेजिटेशन जो थोड़ी बड़ी है साइज़ में। तो ऐसे प्लांट्स जो कि एक तो सरफेस पे तैर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स जो आपके पॉन्ड के जो साइड में जो वॉल होती है वहाँ पर को उगते हैं, कुछ बॉटम में उगते हैं। तो कहीं पर भी जो मैक्रो वेजिटेशन है उस पर ये फीड करती है। तो ग्रास कार्प जो होती है वो किसी के लिए कंपटीशन नहीं क्रिएट करती, वो सिर्फ मैक्रो वेजिटेशन पे जाती है, चाहे वो बॉटम हो, कॉलम हो या फिर सरफेस हो।
फिर है कॉमन कार्प। कॉमन कार्प भी कॉमन कार्प होती है बॉटम फीडर, और ये ऑमनीवरस होती है। जैसे इसमें क्या देखा था हमने, इसमें कौन सी थी, बॉटम फीडर सिचरस मृगला थी, लेकिन ये डीकेइंग प्लांट्स को खाती है। और ये भी लेबियो कल्बासो भी बॉटम फीडर होती है, लेकिन इसका कुछ और ही सीन रहता है खाने का। इनका क्या है, ये कॉमन कार्प होती है, बॉटम फीडर होती है, और ये ऑमनीवरस होती है। ठीक, तो इन सब का फूडिंग हैबिट जो है अलग अलग है, और यही फूडिंग हैबिटेट को स्टडी करने के बाद ही इनको प्रैक्टिस में लाया जाता है। जब प्रैक्टिकली कंपोजिट कल्चर किया जाता है तो इनको ये स्टडी करने के बाद ही डाला जाता है फिश पॉन्ड में। चलिए, अब देखिए अब क्या करना है हमें कि दीज स्पीसीज आर स्टॉक। अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हमने देखी कि ये स्पीसीज डालनी चाहिए और इस तरह से डालनी चाहिए, चलो ये तो हो गया कि हमें पता है कि हमें कौन सी स्पीसीज डालनी है। ठीक है, अपने एक ही पॉन्ड में अगर हम सिर्फ इंडियन फिशेस को डालना चाहते हैं तो कौन सी फिशेस डालनी है, कौन सी स्पीसीज डालनी है। अगर हमें इंडियन और एक्जॉटिक दोनों को डालना है तो कैसे उनको हमने सिलेक्ट करना है। अब क्या है, हम एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि जिस समय हम स्टॉकिंग कर रहे होते हैं, स्टॉकिंग का मतलब है जिस समय हम फिश पॉन्ड में फिश की फिंगरलिंग्स को डाल रहे होते हैं, उसको सीड्स बोलते हैं। फिश की सीड्स डाल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं फिश के, वो डाल रहे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अगर 1 हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है, यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर हमने अपना पॉन्ड बनाया है, तो हम वहाँ पे 8,000 से 8,500 स्पीसीज़ को डाल सकते हैं। ठीक है, 8,000 से 8,500 फिंगरलिंग्स को हम 1 हेक्टेयर वाले पॉन्ड में डालेंगे। और रेशियो क्या रहेगा कि इनका रेशियो कैसे आप बनाओगे, मतलब कि 8,000 से मान लो आपने क्या करा, 1 हेक्टेयर का आपके पास पॉन्ड है, 1 हेक्टेयर जगह पे फैला हुआ, आपको पता है आप 8,000 से 8,500 स्पीसी जो इंडिविजुअल्स उनको डाल सकते हो। तो अब आप कैसे बीज को, सीड्स को सिलेक्ट करोगे, वो क्या करोगे आप ये देखोगे कि 40% उसमें से सरफेस फीडर का रहना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि अगर आपको इंडियन वाली ही देखनी है, इंडियन वाली ले रहे हो आप या फिर एक्जॉटिक ले रहे हो, अगर दोनों को ले रहे हो तो 20% इंडियन होनी चाहिए, 20% एक्जॉटिक होनी चाहिए। अगर सिर्फ इंडियन ले रहे हो तो 40% क्या होनी चाहिए, इंडियन वाली कार्प होनी चाहिए जो कि सरफेस पे फीड करती है। वैसे ही फिर 20% कॉलम फीडर होनी चाहिए, 30% बॉटम फीडर। ये ध्यान रखो, देखो 40% ऊपर सबसे ज़्यादा फिशेज़ रखी हैं हमने, बॉटम फीडर वाली भी 30% रखी हैं, और कॉलम फीडर जो है वहाँ वो कम रखी है थोड़ी सी। ठीक, और 10 to 20% होती है मैक्रो वेजिटेशन वाली रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो डालनी ही डालनी चाहिए, वरना मैक्रो वेजिटेशन आपके पॉन्ड में ज़्यादा हो जाएगा, वो कंज्यूम कोई करेगा नहीं, तो ज़्यादा फिश जो जो पॉन्ड है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा मैक्रो वेजिटेशन के वजह से। नेक्स्ट है कि अगर हम प्रॉपर केयर करते हैं और प्रॉपर मैन्योरिंग करते हैं अपने पॉन्ड की, तो हम 8,000 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से हम 8,000 kg जो है हमारा ईल्ड हो सकता है एक ईयर का। ठीक, अब जो क्या है कि जब हम फिश बात करते हैं, तो हमने जैसे मैंने टेम्परेचर की बात करी थी कल आपसे, तो देखो बहुत लो टेम्परेचर कभी भी फ़िश की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा फ़िश को कि जब ग्रोथ पीरियड होता है तो वो मतलब फ़िश ऐसे सीज़न में आपको अपने पॉन्ड में डालनी है कि जब वो एक बच्चे से जब वो एक एडल्ट बन रही होती है, जब उनका मतलब ये वाला कंडीशन होता है, उसका ग्रोथ का कंडीशन होता है, तो उस ड्यूरेशन पे विंटर्स ना पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या करना है आपने कि गर्मियों के सीज़न में हमेशा फ़िश को डालना चाहिए पॉन्ड में, उसके जो फिंगरलिंग्स हैं उनको गर्मियों के सीज़न में डालना चाहिए, और अक्टूबर नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ये तो होता है वहाँ पे जहाँ बहुत एक्सट्रीमली ठंडा पड़ता है उस जगह पे, लेकिन जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है जिन जगहों पे, वहाँ पे आप कभी भी ऐसे फ़िश डालिए, और 1 साल की उसकी फ़िश फार्मिंग रहती है, 1 साल के ड्यूरेशन में अच्छा खासा यील्ड आपको मिल जाता है। तो ये है आपका कंपोजिट फ़िश फार्मिंग। अब पॉलीकल्चर में क्या करना है आपको, देखो नहीं सॉरी किसमें, मोनोकल्चर में आपको क्या करना है। जैसे कंपोजिट में इतने सारे आपको पता है कि अलग अलग फिशेस की बात हमने करी। अब मोनोकल्चर में तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, उसमें क्या है, एक कोई भी फ़िश की आप वैरायटी, लेकिन एक ही स्पीसीज़ होनी चाहिए बस, वो लो और उसको डालना है। उसको ये देखना है कि आपको टेम्परेचर वगैरह ध्यान में रखना है, और ये देखना है कि वो क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो वही, जैसा अगर आप एक कोई स्पीसीज़ डाल रहे हो जो कि
बॉटम फीडर है या फिर हम कहीं कॉलम फीडर है और वो खाना परोस सकती है डिब्रीज को, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ऐसी कुछ फूडिंग आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा जो कि डिब्रीज टाइप हो, या फिर ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए कि वहाँ पे जो इस तरह के प्लांट्स के शीट्स आप पॉन्ड में डाल सकते हैं जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स हो, जल्दी जल्दी जिनका डेथ रेट जिनका जल्दी हो, ताकि ज़्यादा डीके प्लांट्स नीचे की तरफ जाएं और जो फिश है वो उसको खा करके अच्छा खासा उसकी हेल्थ हो सके। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।